जी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, मेरे साथ में बैठे हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय दीप सिंह खन्ना जी, लगातार चौथी बार जिला के अध्यक्ष भी बने हैं। साथ में चीफ लीगल एडवाइजर राजेश शर्मा जी, राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शौकत अली जी, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जगजीत जी, चीफ वेब सेक्रेटरी विनोद टंडन जी, फाइनेंस सेक्रेटरी जिला के प्रताप नेगी जी, और साथ में जो हमारी जो कमेटी है एक्शन कमेटी, उसके वाइस चेयरमैन भुवनेश्वर जी, आप सबका मैं आज की इस प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चंबा की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं इसके साथ आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने हमारी शॉर्ट काल के ऊपर अपना कीमती समय दिया और प्रवक्ता संघ की विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने में आप हमारा महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए ये देंगे, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। मैं इसके बाद आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय डीएस खन्ना जी से कि प्रवक्ताओं की जो विभिन्न मांगे हैं या विभिन्न समस्याएं हैं, उनको आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में विस्तृत रूप में से ये अपनी बात रखेंगे। उसके बाद बोर्ड से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को आदरणीय राजेश शर्मा जी आपके समक्ष रखेंगे। सरकार जो है लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपना महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में शिक्षा को आगे ले जाने के लिए समय समय पर दे रही है। इसके लिए मैं सरकार का और विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबकी ओर से। इसके बाद मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय डीएस खन्ना जी से कि कृपया वो विभिन्न मांगों को संगठन की जो भी हैं या छात्रों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उनको आपके समक्ष रखें। आदरणीय डीएस खन्ना जी। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले तो मैं आज इस पत्रकार वार्ता में जिला कमेटी की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधु, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस में इस हमारे पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हम लोग यहाँ आपके समक्ष खड़े हैं और जितना भी हमारे कैडर से संबंधित मुद्दे हैं उसके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको अक्षरक्ष जो है 2020 से इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके साथ साथ कई चीज़ें जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन जो है वो आ रहे हैं। कई प्रकार का जो परिवर्तन है हम देख रहे हैं और वो अवश्यम्भी भी है। उसके लिए सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि हम किस तरह से फील्ड फंक्शनरीज की जो समस्याएं हैं, किस तरह से धरातल पर लोगों को, हमारे जो टीचर हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, उसके संदर्भ में हम लोग जो भी इश्यूज हैं उनको आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डिमांड चार्टर पे आता हूं और डिमांड चार्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, बड़ा रिसेंट इश्यूज है और हम लोग बड़े लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि जो प्रमोशन लिस्ट है प्रिंसिपल की, वो सरकार बिना किसी देरी के जो है वो रिलीज करे। क्योंकि बहुत लंबे समय से जो प्रमोशन लिस्ट है, हमारा पदोन्नति जो है प्रवक्ता वर्ग से नहीं हुई है, करीब करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं। सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक जो प्रयास किए हैं वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि डीपीसी हो रही है, सरकार ने डीपीसी भी करवा दी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी इसमें बिठाई गई थी, लेकिन अभी तक हमारे विद्यालय जो है वो खाली पड़े हैं। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जो हमारे एट प्रेजेंट हमारे लेक्चरर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, उससे हमारी जो उनका एकेडमिक अफेयर्स है विशेष तौर पर जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी एक पॉलिसीज अभी लाई है, क्लस्टर सिस्टम को उसका भी हमने स्वागत किया था, लेकिन हमारा कहना था कि अगर आपने क्लस्टर सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आप एटलीस्ट जो विद्यालयों में प्रधानाचार्य की पद है उनको अभिनव भरा जाए। मैं कहना चाहूँगा कि अभी लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 900 से अबव जो पोस्ट है हमारी प्रिंसिपल की वो खाली चली हुई है।
अगर मैं चंबा की बात करूं तो चंबा 30% प्रिंसिपल अभी हमारे तक हैं, 70% पोस्ट यहाँ भी खाली है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हमारे छात्रों के ऊपर भी पड़ रहा है, जो वर्किंग स्टाफ है उसके ऊपर भी पड़ रहा है। उसमें जब विद्यालय का एक बॉस ही नहीं होगा, उसका काम कोई और देख रहा है, क्योंकि कोई टीचर ही उस काम को देख रहा है, हमारे लेक्चरर जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका भी काम अफेक्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये अविलंब सरकार जो है वो इस प्रमोशन लिस्ट को निकाले, और ताकि जो है हमारे दूसरा इसमें जो पहलू है वो इम्पोर्टेंट ये देखने में आ रहा है कि लोग हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं वो पिछले 25-26 सालों से बिना पदोन्नति के बैठे हुए हैं, कोई पदोन्नति नहीं हुई है, और कुछ वैसे ही रिटायर हो गए। अभी इसी दिसंबर में भी 3-4 लोग जो है वो लेक्चरर से हमारे रिटायर हो रहे हैं। हर महीने 8 से 10, 15, 20 लोगों की रिटायरमेंट जो है वो हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक प्रमोशनल एवेन्यू जो 25 से 26 सालों के बीच में हमें नहीं मिल रहा है, तो एक सोचने वाली बात है, और 2.5 वर्षों से लिस्ट का ना निकालना भी समझ से परे है। साथ ही साथ मैं ऐड करूंगा कि जो प्रमोशन कोटा है लेक्चरर्स का, अभी सरकार ने ये 50-50 किया हुआ है। 50% मुख्य अध्यापक से आते हैं जो हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं, और 50% जो है वो लेक्चरर स्कूल कैडर से आता है। सरकार ने 2003 में एक पत्र निकाला था कि हम लोग जो भी प्रमोशन होगी वो कैडर की स्ट्रेंथ के हिसाब से होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार के ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट हमारा जो कैडर है लेक्चरर्स का वो 18,000 से प्लस है, और जो हेडमास्टर हैं वो 800 हैं, और 800 और 18,000 के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो कोटा जो हो 50-50 का, जो कि बिल्कुल मतलब इरेलेवेंट है, और साथ में हमें एक हतोत्साहित करने वाला है, जिससे हमारे प्रवक्ता जो है 25-26 सालों तक जो है वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा चिंतनीय विषय है। तो हम चाहते हैं कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारा कोटा 50-50 की बजाय 95 और 5% बनता है। उस रेशो से हमें प्रमोशन कोटा जो हमारा बनना चाहिए। हमारी सरकार से इस इशू पर मांग रहेगी कि जब भी ये लिस्ट निकले, जब भी ये प्रमोशन लिस्ट निकले, तो बढ़े हुए कोटे के साथ जो है प्रमोशन लिस्ट निकले। अदरवाइज हमारे प्रवक्ता जो है 25-26 सालों से एक पोस्ट पर बैठे हैं। फीडिंग कैडर 2 ही है, हेडमास्टर और लेक्चरर्स सेम स्केल पे हैं, सेम स्टेटस पे हैं, तो कोटा 50-50 क्यों? ये एक चिंतनीय विषय है। सेकेंडली मैं बात करूंगा, सरकार ने, मैंने पहले ऐड किया कि जो जब से ये शिक्षा सचिव आए हैं, इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया है। हम लोग बार बार इस चीज़ को अपने संगठनों के माध्यम से भी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी महोदय ने विभिन्न जिलों में जा करके लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अमूलचूल एक बहुत सारा एक मतलब व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो है हमारा क्लस्टर सिस्टम भी कामयाब हो, और जो भी शिक्षा में जितनी भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं उनको भी अच्छे से फील्ड पे मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे सीबीएसई सिस्टम में हिमाचल प्रदेश ने 100 स्कूलों को अभी सीबीएसई में जो प्रोसेस जारी की है, और 96 विद्यालयों को मान्यता भी सीबीएसई से मिल गई, और उसमें जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, हम मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसमें सेपरेट कैडर बनेगा। तो हमारी सरकार से एक विनती रहेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से, कि जो इसमें सेपरेट कैडर का प्रोविजन है, सेपरेट कैडर का प्रोविजन ना किया जाए। हम एक कैडर है और एक कैडर, हमारा कैडर को डिवाइड ना किया जाए। हमारे लोगों में से ही वहाँ लोग बिना किसी सिलेक्शन प्रोसेस के, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग में हैं, उन्हीं लोगों को हम कार्यरत रखा जाए। हम लोग लेक्चरर्स का लेक्चर एसोसिएशन का ये मानना है कि वहाँ जो लोग 25-26 सालों से, कोई 20 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से पढ़ा रहा है, उनके लिए किसी सिलेक्शन प्रोसेस या किसी सिलेक्शन टेस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार को हमारी काबिलियत के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सीबीएसई को भी हम लोग संभाल सकते हैं, सीबीएसई को हम लोग पूरी तरह से हैंडल करने के लिए तैयार हैं। सरकार सेपरेट कैडर ना बनाए, हमारे कैडर में डिवीजन ना करे, हमारी ये विशेष मांग रहेगी। और ना ही सिलेक्शन प्रोसेस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। जब लोग हमारे विद्यालयों में एचवी बोर्ड में ना सक्सेसफुली हमारे लेक्चरर लोग जो हैं वो, और अन्य अध्यापक साथी भी, चाहे वो टीजीटी है, चाहे सीएंडबी, चाहे जेबीटी है, सभी सक्सेसफुली काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार का रवैया जो है वो इस तरीके से ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस वाला नहीं रहना चाहिए जिससे लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। हमें इस दिशा में थोड़ा जैसा सरकार के साथ हमारी ये रहेगी कि सरकार सीबीएसई को बनाए। अच्छी बात है, बोर्ड बदला, हम उसका भी स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर सेपरेट कैडर ना बनाया जाए। सेकेंडली, उसके बाद मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा माननीय शिक्षा सचिव को, जिन्होंने
बहुत लंबे समय से हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कोड में 12.9 में एक प्रोविजन था टीचर्स डायरी का, जो एक उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये चीजें कही पहले तो कि देखिए ये एक इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, एक फेक डॉक्यूमेंट है, हम उस वक्त में ना चले जाएं, एक ट्रेडिशनल पैटर्न में ना चले जाएं। आज शिक्षा जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, आज हमारा जितना भी शिक्षा का स्ट्रक्चर है वो सारा डिजिटलाइज हो चुका है। तो आज हम लोग उस होमवर्क पे क्यों लगे रहे? हम उन्होंने इस चीज को माना। हमारी ये बहुत पहले की डिमांड थी, जब से सेकेंडरी एजुकेशन 2012 आया था तब से ये चीज इसमें जोड़ी गई थी और सभी लोगों को डायरी लिखने के लिए जो है वो कहा जाता था इसमें। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन था टीचर्स के ऊपर, जिस चीज का कोई एक रेलेवेंस नहीं था, ना तो डायरी के हिसाब से किसी प्रकार की कोई चीज होती थी। लेकिन अब तो जमाना जो है वो बदल चुका है, आज हम लोग डिजिटल उसमें जी रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को माना है और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है वो हम लोग इसको एजुकेशन कोड से डिलीट करते हैं और जो नई सिस्टम है हमारा यूडाइस का है, विद्या समीक्षा केंद्र का है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी बिल्कुल आ रही हैं। हर चीज की एंट्री हो रही है, हर चीज हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड जितना भी अप्रेजल है वो सारी की सारी एंटर हो रही है। तो हमें उस टीचर डायरी की क्या जरूरत रहेगी? जब हमारा सिलेबस सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज और पीरियड वाइज डिवाइड है तो डायरी कहाँ के रेलेवेंट हो गई? तो उन्होंने इस चीज को समझा है। हम उनका विशेष तौर पर हम शिक्षा सचिव महोदय का धन्यवाद करते हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ उनके इस सकारात्मक पहल के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है और उनका इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स के लिए जिस तरह से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में करने की सोची हुई है तो वो हम उसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप और हमारी ऐतिहासिक मांग को पूरा किया है। स्कूल प्रवक्ता संघ उनके लिए इस चीज का बहुत आभारी रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्कूल लेक्चर्स में। दो चीजें बड़े दिनों से असमंजस का दौर चला हुआ है। मैं आपको कहना चाहूंगा 1986 ऑनवर्ड्स की मैं थोड़ा जैसा ब्रीफ हिस्ट्री में जाऊंगा। जब से ऑनसेट ऑफ दिस कैडर हुआ है 1986 +2 3 सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त क्या स्थिति आई कि लेक्चर्स इंट्रोड्यूस करेंगे इस प्रणाली को सक्सेस बनाने के लिए। लेक्चर्स नाम चला 2010 में, ना जाने किस साजिश के तहत, ना जाने किस कंस्पिरेसी के तहत हमारे कैडर को डिवाइड करने की कोशिश की गई। तो डिवाइड किया गया कैडर और 2010 में लेक्चर्स के साथ साथ उसको पीजीटी कर दिया गया। लेक्चर्स के साथ पीजीटी करने के लिए हम लोग, कोई बात नहीं, सारी चीजें ठीक, लेकिन एक ही कैडर में आधे लेक्चर आधे पीजीटी। इसके विरुद्ध भी लेक्चर एसोसिएशन ने आवाज बुलंद की। मैं बात करूंगा 23 नवंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इस चीज को भी माना कि हम सभी को लेक्चर बना रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आती है तो लेक्चरर के साथ आधे लेक्चर स्कूल न्यू, जो अपने आप में एक बड़ा बेतुका सा है, अभी भी वो चला हुआ है। जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें बिल्कुल फेरबदल है। तो हम चाहते थे कि वो भी एटलीस्ट सेम होता। आज तक वो चला हुआ और हमारा कैडर जो है वो दो भागों में विभक्त करने की जो एक प्रयास है वो नहीं होना चाहिए। हमारी विशेष तौर पर सरकार से मांग रहेगी कि जो लेक्चर्स के दो बने हुए नॉमेनक्लेचर जो है वो सेम होना चाहिए। जो नामकरण है प्रवक्ता वर्ग का वो प्रवक्ता ही रहना चाहिए। क्यों न्यू, क्यों ओल्ड, इस तरह का क्यों किया जा रहा है? सरकार उस दिशा में जरूर काम करे और हमें ये प्रवक्ताओं के लिए, प्रवक्ता हित में, छात्र हित में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और अगर अध्यापकों में इस तरीके का एक नामकरण के लेकर के असंतोष है तो क्यों है? ये सारी चीजें जो है वो विचारणीय है। इसके बाद मैं बात करूंगा फाइनेंशियल बेनिफिट्स की। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में सरकार ने काफ़ी अच्छी कोशिश की दी है और कर भी रही है। लेकिन मैं बात करूंगा, अभी हमारा जो पिछला वेतन आयोग था, अभी तक उसके जो भुगतान है हमारे एरिया से, छठे वेतन आयोग का हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों को सिर्फ एक किस्त जो है वो 50,000 की किस्त जो है वो मिली है। उसके बाद जो है वो कोई भी हमें भुगतान नहीं हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो डीए है वो अभी पीछे किस्त 3% मिली हुई है, जबकि वो भी 4 बनती थी लेकिन 3 दी है। चलो एम्प्लॉयज मान गया, कोई बात नहीं, 3, चलो फाइनेंशियल क्रंच होगा गवर्नमेंट के पास, इस तरीके की स्थिति होगी। लेकिन जो और डीए है हमारा पेंडेंसी में पड़ा हुआ डीए एरियर, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। वित्तीय प्रावधानों के प्रति सरकार का भी जो रुझान है वो एम्प्लॉयज के प्रति बिल्कुल बेरुखी वाला है। हम सरकार से मांग करते हैं। और इसके साथ साथ जो एसीपी है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है, 4, 9, 14, 8, 16, 24, 32 होती थी, लोग ऑप्ट करते थे। नए पे स्केल के बाद वो सब सारी चीजें जो है वो लुप्त हो गई।
वो चीज़ें भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। जो लोग अभी 10-10 साल है, कईयों को रेगुलर हो गए, कई वैसे उनको एसीपी वगैरह कुछ नहीं मिली। हम चाहते हैं कि जब प्रमोशनल एवेन्यू नहीं है तो एसीपी तो मिलनी चाहिए। और अलाउंसेस आज भी हम उन्हीं को वही सीए जो है 200 रुपए, वही हाउस रेंट जो है चारे जो है कोई 400, 450, 600, 650 इस रेंज में हमें मिल रहा है हमारे सभी कर्मचारियों को। तो भी अपने आप में एक थोड़ा जैसा चिंतनीय, जब हम पंजाब पैटर्न को फॉलो करते हैं तो क्यों ना वो भी रिवाइज किया जाए। जब आपने पे स्केल रिवाइज किया तो ये चीजें भी हमारी रिवाइज होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आपके समक्ष आए, सरकार के साथ उठाना चाहते हैं। लास्टली जो एसएमसी टीचर्स हमारे, कहना तो मैं इनके बारे में पहले था, लेकिन ये थोड़ा जैसा कोर्ट मैटर बन चुका है। हमने मीडिया में आपके माध्यम से पहले भी बात रखी थी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो नियुक्त अध्यापक है बहुत चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि इनको भी पैरा पीटीए की तर्ज पर एक मुश्त नियमित किया जाए। कुछ अध्यापक साथी हमारे जो है एसएमसी से 2012 में लगे, कुछ 14-15 में भी लगे, लेकिन आज तक उनके ऊपर सही पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई है। सरकार ने एलडीआर घोषित की, एलडीआर चैलेंज होगी कोर्ट में। हम चाहते हैं सरकार इस तरीके का कोई ऐसा कैबिनेट में या किसी भी तरीके का निर्णय ले। और ये बड़ा वंचित शोषित वर्ग बन चुका है, इनका बड़े लंबे समय से आर्थिक शोषण जो है वो हो रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति से लगभग इस वक्त हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग 2,500 के करीब जो हमारे अध्यापक साथी हैं, चाहे वो लेक्चरर्स पोस्ट पे हैं, चाहे वो डीपी हैं, चाहे पीजेटी हैं, जेबीटी हैं, सीएडबी हैं, लगे हुए, लेकिन उनके लिए सरकार ने सही अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं किया। करना चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया, 10, 12, 13 साल हो गए। आधे तो वैसे रिटायर हो जाएंगे, कईयों के पास 3 साल बचे, किसी के पास 4 साल बचे, किसी के पास 8 साल बचे हुए। वो तो किसी काम के नहीं रहे, उसी पे शोषण कराते रहे और जाकर के बड़े दूर दराज में लगे हुए हैं। सरकार उनके लिए स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त अध्यापकों को शीघ्र नियमित करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी डिमांड है वो रेगुलाइजेशन को लेकर के है। हमारे वर्ष में 2 बार जो भी कॉन्ट्रैक्ट के साथी कमीशन से लगते थे, 2 बार रेगुलाइजेशन होती थी, मार्च की 31 मार्च और 30 सितंबर को। हर 6 मंथ बाद जब भी जिसका पीरियड होता था उसको रेगुलाइज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर स्थिति बन गई है ऐसी कि वर्ष में एक बार सिर्फ 31 मार्च को ही रेगुलर करने। तो वो सोना जैसा एक बड़ा गंभीर विषय है। कई लोग जो है वो अप्रैल में लगे तो उनको अगले 10 महीने इंतजार करना पड़ेगा, 10 से 11 महीने, बताइए। तो ये एक बड़ा वो है, हमारी सरकार से मांग रहेगी कि जब भी आप हमारे प्रवक्ता जो भी या जो अन्य अध्यापक है, हमारे अन्य कैटेगरीज हैं, जो भी रेगुलर होता है उसको समय रहते, जब भी उसके 2 साल हो जाते हैं तो उसको नियमित किया जाना चाहिए समय रहते। ऐसा ना हो कि अगले साल उसको 10 महीने और इंतजार करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने आपके साथ समक्ष रखी। अब मैं आग्रह करूँगा राजेश शर्मा जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और राज्य जय HPS है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत। आप लोग समय समय पर हमारे कैडर की समस्याओं को लेके सरकार के समक्ष और विभाग के समक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाते रहें, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। लेकिन समय की मांग है कि आज हम लोग अपने इश्यूज को और जो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उन मुद्दों पे मंथन करे कि किस तरीके से हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है। खन्ना जी ने बड़े विस्तार से जो शिक्षा जगत में जो समस्याएं, जिन समस्याओं से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, उनके बारे में बात रखी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा की बेहतरी को लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। 1969 से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है और बोर्ड की कार्य प्रणाली को लेकर कई बार हम लोग अवगत करवा चुके हैं, लेकिन बोर्ड शिक्षा की गुणवत्ता को लेके इतना चिंतित नहीं लगता। जिस तरह से पैसा कलेक्ट करने के नाम पे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हम छात्र हितों की बात करते हैं, अपने हितों को लेके हर संगठन लड़ाई लड़ता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ छात्र हितों को लेके हमेशा चिंतन करता रहता है। और आज फीस के नाम पे जो लूट बोर्ड ने मचाई है उसका हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ विरोध करता है। और जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो बदलाव होना चाहिए, बोर्ड जो जिस तरह से चिंतन कर रहा है वो होना चाहिए, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 500 रुपए से 1,000 तक फीस बढ़ा देना और रिटेंशन फीस के नाम पे ऐसे वक्त पे जब हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा लगी है,
आपदा का दौर चला और उस दौर में इस तरह की नोटिफिकेशन जारी करना, जब हिमाचल प्रदेश में बिजली नहीं थी, सही तरह से नेट काम नहीं कर रहा था, ऐसे समय में स्कूलों को दोबारा उस रिटेंशन फीस से अवगत करवाना बोर्ड का दायित्व बनता था। लेकिन पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में ऐसी कोई सूचना विद्यालयों को नहीं जाती है, या जाती भी है तो विद्यालय उससे अवगत नहीं हुए, और उस चक्कर में एक पेनल्टी इंपोज की जाती है। लगभग विद्यालयों को रिटेंशन फीस के नाम पे 10,000 रुपये फीस जो बोर्ड काउंटर पे जाके जमा करना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है? तो इसके लिए हम मांग करते हैं कि बोर्ड इस तरह के फैसलों पे जब भी ऐसे फैसले लागू करने की सोचता है तो हमेशा हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ को विश्वास में ले, हमारे पदाधिकारियों से बात करे। राज्य स्तर पे हमारा प्रतिनिधि मंडल हमेशा बोर्ड एग्जाम से पहले जो है वो बोर्ड पदाधिकारियों से मिलता रहता है, हमारी बैठकें होती हैं, और उसमें कई तरह के सुझाव बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए हम लोगों ने दिए। लेकिन उन सुझावों पे बहुत कम अमल, ऐसा हमें लगता है कि अमल नहीं हो रहा है। और अगर इस तरह की बातों पे, हमारे सुझावों पे कोई अमल नहीं होता तो आने वाले समय में बोर्ड के साथ हम लोग बैठक के उपरांत अगर हमारी बातों पे अमल नहीं होता तो हम लोग कोई और संघर्ष का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी ये बात रखी थी कि एसओएस के नाम पे आप लोग सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चों से तो इतनी ज्यादा मात्रा में आप लोग फीस इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने एक और दरवाजा रखा है बच्चों को कि अगर विद्यालय एक रेगुलर अपनी स्टडी के तहत बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता तो उसके लिए स्टेट ओपन स्कूल के नाम पे ऐसे सेंटर खोले हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऐसी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए जो नियमित तौर पर अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते, लेकिन एसओएस के नाम पे ऐसे सेंटर्स आवंटित करना, प्राइवेट स्कूल्स के नाम पे ऐसी दुकानदारी हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाना अपने आप में तर्कसंगत नहीं है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे सवाल खड़े हुए। ये चीजें हमने लगातार विद्यालयों में फेस की हैं। हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बच्चों को मीडिया के माध्यम से, बच्चों को इस तरह की जो बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आते, नियमित पेपर नहीं दे पाते, वो ऐसे सेंटर्स में जाके जहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा खुली लूट मची है। 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25-30,000 रुपये एक विद्यार्थी से सर्टिफिकेट के नाम पे लिए जा रहे हैं। कहां का एक बोर्ड को लगना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में गरीब बच्चे जो अपनी पढ़ाई नियमित तौर पर नहीं कर पाते, उन बच्चों से इतनी फीस ना ली जाए। कहने को तो फीस 3,000, 4,000, 5,000 है, लेकिन सही मायने में शिक्षा की गुणवत्ता पे ये एसओएस के सेंटर जो है सरेआम खेल कर रहे हैं। हम विभाग से ये मांग करना चाहेंगे, बोर्ड को ये हमारा सुझाव है कि आप एसओएस के सेंटर चलाइए, पैसा इकट्ठा करिए, लेकिन वो सेंटर आप हमारे सरकारी विद्यालयों को दें। जो ब्लॉक लेवल पे हमारे विद्यालय हैं उन विद्यालयों को आप सेंटर आवंटित करें और एक पूरी पारदर्शिता के साथ जो है एसओएस के एग्जाम हो। क्योंकि बोर्ड शिक्षा की गुणवत्ता को लेके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें बोर्ड तय करता है, तो उसमें कम से कम प्रवक्ता संघ जो एक अहम रोल प्ले करता है इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने में, हम लोगों को विश्वास में लिया जाए। दूसरी बात, जो बोर्ड फीस के नाम पे इतना पैसा इकट्ठा करता है, हम लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं और एग्जाम कंडक्ट करने के 1-1, 2-2 साल बाद तक भी हमारा मेहनताना नहीं मिलता। अभी पिछले मार्च में जो परीक्षाएं कंडक्ट की गई हैं उसके लिए पूरा पैसा, पूरी फीस जो बोर्ड ने इकट्ठी की है उसका परिणाम निकल चुका है, लेकिन हमारा मेहनताना जो है अभी तक नहीं दिया गया। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो भी बकाया मेहनताना बोर्ड के पास लंबित है उसका शीघ्र अतिशीघ्र जो है भुगतान किया जाए। और रिजल्ट्स के नाम पे एग्जाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको जल्दबाजी में कंडक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में 1 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करना, इतने दिनों में हमने पिछली बार 40 दिनों में किया, इस बार हम 35 दिनों में करेंगे, इस बार हम 30 दिनों में करेंगे। इस तरह की व्यवस्था अपने आप में शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर सवाल है। आप लोगों ने पिछले वर्ष भी देखा होगा जिस तरह से मूल्यांकन के बाद जब पूरी
रिजल्ट की स्थिति हमारे सामने आई, उसके बाद दोबारा से सूचियां बनती हैं, स्टेट की पूरी मेरिट जो है वो रिसफल होती है। क्यों? हम लोगों ने 1 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करने से कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, कौन सा मेडल हम लोगों ने लेना है, जब बच्चों ने जिस मेहनत के साथ जो पेपर दिए हैं उनके नंबर 65 से 85 हो रहे हैं। इसका मतलब गलती कहाँ है? एग्जामिनर्स की गलती है या बच्चों की गलती है? तो जल्दबाजी में रिजल्ट डिक्लेयर ना किए जाएं, एक अच्छी व्यवस्था के तहत चाहे समय लगे लेकिन अच्छा रिजल्ट निकले, हमारी मेरिट बार बार सफल ना हो। तो इस चीज को लेके जो है वो बोर्ड एक जल्दबाजी में फैसले ना ले और आइंदा के लिए जब 2026 में हमारा एग्जाम होगा तो अच्छे तरीके से जो है वो प्रवक्ता संघ को विश्वास में लेते हुए इसको अच्छे से कंडक्ट किया जाए और छात्र हित में हमेशा बोर्ड जो है वो फैसले ले। दूसरी बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, पूरा सिलेबस जो है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन से लेके +2 तक तय किया जाता है। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको बोर्ड डिसाइड करता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो जब अभी तक भी पूरा क्लियर नहीं है, दिसंबर का माह खत्म होने को है, मार्च में परीक्षाएं आने वाली हैं, लेकिन अभी तक भी पूरा क्लियर कट कभी भी बोर्ड का ऐसा नहीं रहता। अप्रैल के महीने में ही जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अध्यापकों को पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। कई बार हम लोगों ने ये भी पाया है कि जिस तरह से हर बार एक सिलेबस डिलीट किया जाता है, भी ये चैप्टर डिलीट किए जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में हम लोग देखते हैं तो उन्हीं डिलीटेड चैप्टर्स जो है सिलेबस जो है वो उसमें एग्जाम में वो क्वेश्चन आए होते हैं। तो उस चीज को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देखा जाना चाहिए। हमारे जो प्रवक्ता वर्ग के अंदर बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ साथी हैं जिनका बहुत ज्यादा अनुभव है, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से बड़े लंबे समय से करते आए हैं। उनके अनुभवों का जो है वो फायदा मिलना चाहिए, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेके, छात्र हित को लेके और शिक्षा जगत के अंदर हम लोग जिस तरह की मांग करते आए हैं, जिस तरह के सुझाव देते हैं, उन पे अमल किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको जो है वो समय रहते बोर्ड को क्लियर करना चाहिए, ताकि अध्यापकों के बीच में भी और विद्यार्थियों के बीच में भी कोई ऐसा संशय ना रहे कि किस तरह की परिस्थिति जो है एग्जाम के अंदर जो है हमको आने वाली है। तो ये चीजें समय रहते विभाग को भी और विभाग और सरकार के बीच में भी इस तरह का सामंजस्य होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1ली से लेकर 12वीं तक की टेक्स्ट बुक का पूरा प्रावधान जो है वो बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड उन किताबों को उपलब्ध करवाता है, लेकिन उन किताबों का प्रॉपर रख रखाव विद्यालयों के अंदर नहीं है। जिला स्तर पे बोर्ड वालों के डिपो यहाँ पर हैं, बोर्ड के मैनेजर यहाँ पर, बड़े प्रबंधक यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन अगर सही मायने में विद्यालयों के अंदर ये आंकड़ा इकट्ठा किया जाए कि कितनी बोर्ड के द्वारा टेक्स्ट बुक अभी विद्यालय में पड़ी हैं। वैसे हम लोग तो जब भी अगले साल के लिए हमारी एनरोलमेंट जाती है तो पिछले साल का डाटा बोर्ड को भेजते हैं और उसके हिसाब से अलॉट आता है, लेकिन हो सकता है जब नया सेशन बैठता है तो उसमें एडमिशन कम हो। तो इन टेक्स्ट बुक को लेके भी बोर्ड थोड़ा सा सोचे, उसकी प्रॉपर उसको रख रखाव को लेके बोर्ड जो है वो इसका मंथन करे कि स्कूलों में ऐसे किताबें ना पड़ी रहें। बड़ी महंगी महंगी किताबें, सरकार के साथ भी बैठ के उन चीज़ों को क्लियर किया जाना चाहिए और ऐसा माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बने ताकि जिस तरह से अग्रणी स्थान सरकार के प्रयासों से, माननीय शिक्षा सचिव के प्रयासों से जो है वो अच्छा स्थान हिमाचल का है, तो उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें आई हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसी छात्र हित को लेके, शिक्षा की गुणवत्ता को लेके समस्याएं आ रही, उन समस्याओं को जो है वो उनका निपटान शीघ्र कर दिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा जगत में अच्छी भूमिका जो है वो हिमाचल प्रदेश की पूरे देश और प्रदेश में रहे। थैंक यू वेरी मच। ये प्रमोशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? तो क्या प्रवक्ता संघ अपनी बात को उस तरीके से सरकार तक नहीं पहुंचा पाया है? देखिए, जहाँ तक प्रमोशन लिस्ट की बात है तो अंतिम लिस्ट जो है दिसंबर 2023 में निकली, वो भी बहुत कम। हमने मई में अलग निकली थी, दिसंबर में अलग निकली थी वो, लेकिन कम निकली थी। उसमें प्रवक्ता संघ ने बार बार जितना भी संपर्क हो सकता था राज्य कमेटी की तरफ से, जिला कमेटी की तरफ से, हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन सरकार
का थोड़ा जैसा ये रहा था कि बीच में हमने जब भी सचिव महोदय से मुलाकात की तो उन्होंने भी ये कहा कि देखिए इसमें डीपीसी में थोड़ी दिक्कत है। पिछले 2007 से लेकर के 2025 के बीच में प्लेसमेंट्स होती रही, उन प्लेसमेंट्स की वजह से दिक्कत आई। उसमें ना तो प्रॉपर रोस्टर सिस्टम, प्रॉपर कोटा, वो सब निर्धारित नहीं हुआ। इस तरीके की बात जो है उनके माध्यम से आई और निरंतर बात चलती गई आगे। हमेशा जो एक नियम था, जो प्रवक्ता संघ के साथ एक वार्तालाप हुई थी और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक किस्म से एग्रीमेंट था हमारा कि वर्ष में 2 बार जो है वो डीपीसी होगी, लेकिन उस डीपीसी का ना करना अपने आप में चिंतनीय था। पिछले 24 में कोई डीपीसी नहीं हुई, 25 भी अभी डीपीसी हुई है लेकिन लिस्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो हमारा प्रयास निरंतर रहा है, हमने निरंतर सरकार के साथ कॉन्फ्रेंस भी की है, सरकार के पास हमने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन अंतिम फैसला तो सरकार ने लेना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या